दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रीट भर्ती परीक्षा 2025 जनवरी में जो फरवरी में आयोजित होगी उसके लिए हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, प्रज्ञा रीट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वो हमने लॉन्च की है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। साथियों, रीट का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो और पुस्तकों में आपको कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और आज की प्रासंगिकता जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको लेकर के इस पुस्तक में खास ध्यान दिया गया है। और इस पुस्तक की विशेषता क्या है वो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो 2025 जनवरी या फरवरी फर्स्ट में जो आयोजित होगी फरवरी में, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में विशेष आकर्षण क्या क्या है? विषय वस्तु को सरल और रोचक और बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साथ में एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसमें 11th और 12th में जो साइकोलॉजी की बुक चलती है उससे कंटेंट को लिया गया है। अध्यायवार प्रश्नों का भी संकलन है। साथ में रीट भर्ती परीक्षा जो भी पात्रता परीक्षाएं हुई है 2011 से लेकर के 2022 तक समस्त प्रश्नों का हल सहित समावेश किया गया है। पायल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मार्केट में आपको सोमवार से उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी चैनल पर विजिट करें और चैनल में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑफलाइन आपको पूरे राजस्थान में उपलब्ध रहेगी और बाहर यदि कोई विद्यार्थी है अदर स्टेट में तो आपको इसके लिए ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। राजस्थान के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके नंबर है 8824962419 8824962419। ये ऑनलाइन बुक मंगाने के लिए आपके नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इस बुक का प्रेजेंटेशन कैसा है, किस प्रकार से बुक में वर्णन किया गया है, मैं आपको इसकी अनुक्रमणिका और ये दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी अनुक्रमणिका है और अनुक्रमणिका में हमने 7 अध्यायों में पुस्तक का विभाजन किया है। 7 अध्याय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक है इसमें सबसे पहले हमने पुस्तक के अंदर गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का समावेश किया है। दूसरा, फर्स्ट यूनिट में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रारंभ होता है जिसमें आपको खास बात क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। और वन संरक्षण और वातावरण की भूमिका, ये टॉपिक पुस्तकों में कमजोर है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जब भी मार्केट में जाओ तो इन टॉपिकों को आप देखना, इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। वन संरक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में हमने आनुवंशिक संबंधी जो रोग है जैसे फिनाइलकीटोनुरिया है, हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका भी हमने बेहतर ढंग से वर्णन किया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हर अध्याय के पीछे दिए गए। दूसरा यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक है उनका वर्णन भी हमने बेहतर ढंग से किया है। पॉइंट टू पॉइंट इस पुस्तक में वर्णन आगे मैं दिखाऊंगा। व्यक्तित्व पर्सनालिटी, इसके बाद पर्सनालिटी के बाद आपका बुद्धि टॉपिक दिया हुआ है। बुद्धि के बाद आप देख रहे हैं अधिगम लर्निंग टॉपिक है। और लर्निंग टॉपिक में एक टॉपिक को डायग्राम सहित, आरेख सहित बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है। पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उसको हाईलाइट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला टॉपिक है छठा, चिंतन, कल्पना, तर्क और अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर हमने अभिप्रेरणा को चिंतन और कल्पना इस टॉपिक में जो ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी हर टॉपिक का बिंदुवार बहुत अच्छा वर्णन किया गया। आप पुस्तक का विजिट करके देख सकते हैं। सोमवार से मार्केट में उपलब्ध है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, ये यूनिट जो है आपको इसमें विभिन्न प्रकार से वर्णन और हल्का भारी दोनों प्रकार से वर्णन मिलता है। कोई टॉपिक अच्छा किसी बुक में मिल जाता है, कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा मिल जाता है। हमने प्रयास किया है कि इसमें जो भी टॉपिक है उसको बेहतर ढंग से आपको प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च प्रश्न सामान्य आते हैं, लेकिन जो इससे संबंधित कंटेंट है वो हमने यहाँ पर
प्रेजेंट किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें से क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएगा, और 100 आएगा। नई शिक्षा नीति, ये टॉपिक हमने यहाँ पर ऐड किया है, और इस बार संभावना है क्योंकि अभी 25 तारीख को विस्तृत विज्ञापन आ रहा है, तो उसमें एनईपी जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ देते हैं तो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं ऐड करते हैं तो आप इसको छोड़ दें। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इस पुस्तक में जो अध्याय का विभाजन है उसमें किस प्रकार वर्णन है। आप ये देख सकते हैं कि हमने हर अध्याय का गाइड के रूप में पुस्तक नहीं, ये एक ऑथेंटिक बुक जो पढ़ते हैं उस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बाल विकास जो यूनिट है, इसमें इन टॉपिकों को बिंदु को हमने लिया है। यहाँ विकास का अर्थ क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास क्या है, कौन सी सदी में क्या क्या हुआ, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरा जो पेज है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी स्टैंड हमने जो स्थापित की, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, परिभाषा है। वृद्धि और विकास में अंतर है। साथ में मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत महत्वपूर्ण है और किताबों में इसको हल्का दिया हुआ है, हमने इसको बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण, जिसको पारिस्थितिकी कहा है ब्राउन ब्रेनर ने, इसका हमने यहाँ पर बेहतर ढंग से वर्णन किया पारिस्थितिकी का। तो आप ध्यान रखें, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो सिस्टम है वो ब्राउन ब्रेनर ने बताया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आगे हमने इसमें जो जो बीमारियां हैं वो भी वर्णित की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आनुवंशिक विकारों का जो वर्णन है पेज संख्या 50 पर आप देख सकते हैं, उसको हमने सारे विकारों का वर्णन किया है। यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, परिवर्तन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं, ये सब बातों का वर्णन है। और जैव पारिस्थितिकी मॉडल यूरी ब्रेनर द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है और इसमें जो है स्तर बताए गए हैं। यहाँ पर मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और आप एक देख रहे हैं विकास के सिद्धांत। चाइल्ड डेवलपमेंट में केवल परिभाषा वगैरह पढ़ने से काम नहीं चलता, यहाँ पर विकास के सिद्धांतों में से प्रश्न आते हैं। फिर हम सोचते प्रश्न कहाँ से आ गए। हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का, पारिस्थितिक सिद्धांत यूरी ब्रेनर का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग का, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, और भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की का। जो भी सिद्धांत है उनका बेहतर ढंग से यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है। फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जैसे हमने दिया है आपको सामने, इसमें इस प्रकार से प्रेजेंटेशन है। हमने कुछ पेज लिए हाईलाइट करके। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीन पियाजे का जो टॉपिक है, इसको बहुत बेहतर ढंग से आप नहीं सबने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो विकास को असतत प्रक्रिया बताते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया, लेकिन यहाँ पर पियाजे ने असतत प्रक्रिया बताया। आपको इसमें ऐसे तथ्य मिलेंगे जो अदर किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व बताए: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, संतुलन। यहाँ पर इसमें भाषा शामिल नहीं है, तो आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी इन चीजों को इसमें समझाया गया है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जीववाद है, आत्मकेंद्रितता है, 3 प्रमुख समस्या है, इनको हमने बड़े हाईलाइट करके और आपको पढ़ने में आनंद आएगा। नोट्स के रूप में इस प्रकार प्रेजेंटेशन किया है, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की, ये इसमें से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा बोलना कब शुरू करता है, भाषा का प्रथम शब्द कब बोला जाता है, पूर्ववाणी अवस्था क्या होती है, इस प्रकार हमने इसका प्रेजेंटेशन किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, ये अवस्थाओं का वर्णन है। और किशोर अवस्था में हमने किशोर अवस्था को एक नजर में दिया बेहतर ढंग से, इसमें जो भी तथ्य है इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ किशोर अवस्था और बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे गामक विकास, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर गामक विकास दिया हुआ है। गामक विकास क्या होता है, गामक विकास से क्या भाष्य है, गामक कौशलों का विकास में जैसे यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मांसपेशियों संबंधी स्थूल कौशल कौन सा है, सूक्ष्म मांसपेशियों संबंधित कौशल कौन सा है, चलना किसमें आएगा, है ना, चित्रकला पेंटिंग करना सूक्ष्म आएगा कि स्थूल आएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म पेशी कौशल 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में कौन कौन से
विकसित हो जाते हैं, इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। पुस्तक में बेहतर ढंग से इसको दिया गया है। यहाँ पर मैंने कहा था आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार का भी हमने वर्णन इस प्रकार किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आनुवंशिक विकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आनुवंशिक विकार दो प्रकार के, एक मेंडलीय विकार होता है, एक गुणसूत्री विकार होता है। अब मेंडलीय विकार में कौन कौन से विकार आते हैं, जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, दात्र कोशिका अरक्तता, हाशिया का रक्तहीनता कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसके बाद जैसे हम बात करें तो यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया, दूसरा वर्णांतता, ये सारे के सारे विकार जो है ये आपके मेंडलीय विकार कहलाते हैं। इसके बाद वर्णांतता के बाद हमने यहाँ पर दूसरे जो आनुवंशिक विकार है उसका भी नेक्स्ट पेज में वर्णन दिया है, जो गुणसूत्री विकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर सेकंड जो यूनिट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन है। आपका जो सिलेबस है पहले बाल विकास, उसके बाद आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का संबंध सर्वप्रथम गाल्टन ने दिया। इस प्रकार हमने प्रेजेंटेशन उसका विषय वस्तु का किया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली, मानसिक आधार पर विशिष्ट बालक, शारीरिक आधार पर विशिष्ट बालक और इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर इनकी विशेषताएं दी बहुत सारी, जिन प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा यदि आप इनको बेहतर ढंग से इन बिंदुओं का अगर याद रख लेते। इंग्लिश, साथ में इस बुक की खास बात है कि इसमें हर बिंदु की इंग्लिश दी गई है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप तुलना करके जरूर देखें और एक बार मार्केट में जाए तो बुक का देख कर जरूर रखें। यहाँ पर आपको देखा आपके अधिगम के विकार या अधिगम असमर्थता, अधिगम अयोग्यता, अधिगम निर्योग्यता के नाम से टॉपिक है। तो उसमें लर्निंग डिसऑर्डर आता है, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर के कुछ बीमारियां अन्य अदर पुस्तकों में लिख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और पुस्तकों में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो टॉपिक है जहां पर ज्यादा प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस पुस्तक में बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन दिया है। तो मनोव्याधि के जो विकास है, डेवलपमेंट साइकोपैथोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पर लर्निंग डिसऑर्डर आता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, केवल अधिगम असमर्थता लिख देते हैं। अधिगम असमर्थता में भी कई प्रकार के विकार है। अधिगम विकृतियां कौन कौन सी, पठन विकृति, गणित विकृति, लेखन विकृति। संचार विकृति कौन सी है, ग्रहणशील अभिव्यंजक भाषा विकृति, ग्रहण अभिव्यंजक भाषा विकृति, हकलाना। एक पेशी कौशल विकृति और होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सारणी के माध्यम से ऑटिज्म वगैरह क्या होता है, एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। साथियों, इसके बाद बाल्यकाल और किशोर अवस्था में व्यवहार का समस्या कौन सी है, बहुत सारे लक्षण दिए का वर्णन किया है। केवल कट कॉपी पेस्ट के माध्यम से वन लाइनर बनाकर थॉट लिख दिए, ऐसा नहीं। कंटेंट का एक दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ाव किया गया है। आप आगे देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है उनमें हमने क्वेश्चन में 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक चलती है उसमें से कंटेंट को लिया है, प्रश्न लिए हैं और प्रश्न के नीचे व्याख्या दी गई है। तो आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से आपके लर्निंग डिसऑर्डर से कोई प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर मानसिक दुर्बलता के स्तर क्या होते हैं, विभ्रम या भ्रम की स्थिति क्या होती है, सकारात्मक लक्षण क्या होते हैं, नॉर्मल शब्द का क्या अर्थ है, फिर इसका व्याख्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोमर के द्वारा असामान्य व्यवहार कितने भागों में बांटा है, 4। 4D के माध्यम से कोमर ने असामान्य व्यवहार को बांटा है। वो 4D कौन सी है, इन चीजों का अध्ययन करने के लिए आप प्रज्ञा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रीड की जो पुस्तक है आप खरीद सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको यदि पसंद आए तो शेयर करें। व्यक्तित्व मापन की विधियां, और व्यक्तित्व जो टॉपिक है उसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न उठते ही उठते हैं। यहाँ पर हमने अप्रक्षेप्य और प्रक्षेप्य विधियों के माध्यम से इस कंटेंट का वर्णन किया है। तो अप्रक्षेप्य विधियां भी 3 प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधियां। फिर इनमें कौन कौन सी विधि है, इससे संबंधित कौन सी विधि नहीं है, प्रक्षेप्य विधि क्या होती है, और इन सब का वर्णन आगे बेहतर ढंग से इस पुस्तक में किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रक्षेप्य विधियां जैसे आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास विधि, इन सब का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। अगला जो टॉपिक आता है 4थी यूनिट का बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा क्या है, इन सब का वर्णन बेहतर ढंग से। और साथियों, इसमें जो बुद्धि परीक्षण है जिसमें से प्रश्न आते हैं और 100% आते हैं, उनका वर्णन भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन है। आगे आप देखेंगे तो ये बुद्धि की परिभाषाएं हैं। अब यहाँ पर बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा जो
किया गया और बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या है, इसमें हमने सबसे पहले इतिहास दिया, कैसे कैसे इसका विकास क्रम हुआ और एनसीईआरटी के विशेष ध्यान रखा है। कक्षा 11 और 12 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये वहीं से लिए गए हैं। बुद्धि मापने में अधिकतर उपयोग किए जाने वाले परीक्षण निम्न प्रकार है। तो आप देखेंगे विनय परीक्षण, तो कई बार ऐसा पूछता है कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है या कौन सा मिश्रित बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर पीवीटी चित्र शब्दावली परीक्षण, गुड एनफ, ड्रोएमैन आवासीय परीक्षण, वैष्णव मापनी परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, कैटल संस्कृति परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित कौशल मूल्यांकन परीक्षण, मानव परीक्षण, इस प्रकार सभी परीक्षणों का बेहतर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे आप देखेंगे कि इसमें ये जो टॉपिक है इनका सबका आगे बिंदुवार वर्णन किया गया है। परीक्षण को कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं, किस किस प्रकार परीक्षण किया जाता है, क्या इनकी विशेषता है, भाषा है या भाषाई है, कब विकसित हुआ, व्यक्तिगत एक सामूहिक है, सभी का वर्णन है। और पांचवी जो यूनिट है वो आती है अधिगम, लर्निंग। लर्निंग जो टॉपिक है इसमें सारे कंटेंट को इस प्रकार डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो शब्दावली आती है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये निश्चित अनुपात अनुसूची, अनुसूचियां हैं और इसके अंदर पुनर्वर्णन बताया। तो हमने पुनर्वर्णन को, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सकारात्मक तो समझ जाते हैं, ऋणात्मक पुनर्वर्णन बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने ऋणात्मक पुनर्वर्णन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कौन से उदाहरण से ठीक बैठते हैं, उन सब का हमने यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से वर्णन किया है। धनात्मक पुनर्वर्णन 2 प्रकार का होता है, तो आप ये देख रहे हैं। और इसके बाद चिंतन और अभिप्रेरणा छठी यूनिट है, इसमें चिंतन का टॉपिक दिया गया है, चिंतन की क्या विशेषता है, एनसीईआरटी के बैठ रहे हैं, आप मिलान कर सकते हैं जाकर के। जिटपार्ड और रूट के अनुसार चिंतन के 2 प्रकार होते हैं, स्वयं चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। आगे चिंतन के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो वहां पर सबका कौन कौन से विज्ञान क्या प्रकार बताए, सबका वर्णन किया गया है। इसके बाद कल्पना क्या है, कल्पना का वर्गीकरण, कल्पना कितने प्रकार की होती है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अभिप्रेरणा। यहाँ पर अभिप्रेरणा जो टॉपिक है इसमें आप देख रहे हैं अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा के 3 चरण होते हैं, अभिप्रेरणा का स्रोत 4 होते हैं। यहाँ पर सभी का वर्णन, जो कंफ्यूजन है उनको हाईलाइट करके दिया गया है, नोट डाल के दिया गया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, इन सिद्धांतों का वर्णन साथ में इंग्लिश दिए बेहतर ढंग से आगे किया गया है। यहाँ पर अंतिम जो यूनिट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एनसीईआरटी 2005 के संदर्भ में मापन मूल्यांकन, इनका भी शानदार ढंग से प्रेजेंटेशन है। आरटी 2009 का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन किया गया था, ताकि आपको दिक्कत नहीं हुई। ये सारणी अक्सर पूछी जाती है, तो आप इस सारणी को थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ये जो ब्लूम का सारणी है इसमें डॉक्टर वीएस ब्लूम ने 3 पक्ष बताए। और यहाँ पर जैसे 1956 में संज्ञानात्मक पक्ष में 6 बिंदु बताए, तो पूछता है संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता है। यहाँ पर आगे हमने चिंतन के प्रकार बताए, स्मृति स्तर का चिंतन कैसा होता है, प्रदत्तों का संकलन क्या होता है, मापन मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, और ये आता है आपका राष्ट्रीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो यहाँ पर इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कल्पना को 2 भागों में विभाजित किया और एक सिस्टम से इसका वर्णन किया। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व 1947 तक क्या स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद शिक्षा की क्या स्थिति रही, इनका वर्णन है। यहाँ पर अनुपात अक्सर पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना कि आपको विद्यालय के स्तर के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात पूछे तो इस सारणी का उपयोग करना है, और छात्रों की संख्या के आधार पर आपको पूछे इसमें करना है। और एचएम हो तो कितने होने चाहिए शिक्षक, उन सब का हमने नोट डाल करके पॉइंट बना करके लिख रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंतिम जो पॉइंट है नई शिक्षा नीति साथियों एनईपी 2020, ये आपके सिलेबस में जुड़ सकती है और अब नहीं तो मेंस परीक्षा में जुड़ेगी। तो आपके लिए ये टॉपिक हमने इसमें बुक में डाला है कि यदि ये टॉपिक आए तो आपको दिक्कत ना आए। अब ये जो पुस्तक है जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। और प्रज्ञा नाम से पुस्तक है, मार्केट में उपलब्ध है, पायल पब्लिकेशन के द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तक आप मार्केट में उपलब्ध है सोमवार से, तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और
जो है मार्केट से ले सके या ऑनलाइन बुकिंग के लिए हमने आपको नंबर बताए थे, तो उस नंबर पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा और आप उस लिंक से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके घर बैठे ही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और आपको पुस्तक मिल जाएगी। यहाँ पर आप पुस्तक देख रहे हैं, प्रज्ञा राम से पुस्तक है। पहले लक्ष्य पब्लिकेशन से पुस्तक आई थी, किन्हीं कारणों से हमने लक्ष्य पब्लिकेशन से बंद कर दी और अब हमने पायल पब्लिकेशन के द्वारा ये शानदार प्रस्तुति है। यहाँ पर इतिहास की व्याख्यात्मक अंक चंदू जैन द्वारा काव्य क्लासेस की जो चलाते हैं उनकी पायल पब्लिकेशन की एक अन्य पुस्तक आती है। और दूसरा प्रसन्न बैंक कुलदीप यादव सर का सेकंड ग्रेड, इनका प्रसन्न बैंक भी है और सेकंड ग्रेड की एक सामाजिक विज्ञान की एसएसटी के लिए सेकंड ग्रेड की स्पेशल बुक भी ज्योग्राफी की जो आ चुकी है पायल पब्लिकेशन की, कुलदीप यादव सर। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 8824962419 पर। साथियों, तो ये जानकारी हमने आपसे साझा की, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।